नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि परीक्षा हॉल में बैठे हैं, सवाल सामने हैं, जवाब भी मालूम है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर परीक्षक चाहता क्या है? अगर ऐसा हुआ है, तो यकीन मानिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और जानेंगे कि वो परफेक्ट जवाब आखिर लिखा कैसे जाता है। ये बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग है ना? महीनों तक तैयारी की, सब कुछ अच्छे से समझा और फिर एग्जाम में एक सवाल आया और बस दिमाग एकदम ब्लैंक कि भाई शुरू कहाँ से करें, जवाब का स्ट्रक्चर क्या हो। ज्यादातर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं, लेकिन आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। तो इसका राज क्या है? देखिए, इसका सीक्रेट सिर्फ कंटेंट जानने में नहीं है। ये छिपा है सवाल के आखिर में लगे उन छोटे से शब्दों में जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टेल वर्ड्स की। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो चाबियां हैं जो एक टॉप स्कोरिंग जवाब का ताला खोलती हैं। तो चलिए, आज इन चाबियों को इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे परीक्षक की इस छिपी हुई भाषा को। फिर हम 3 सबसे कॉमन और जरूरी टेल वर्ड्स को तोड़कर समझेंगे। इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन करें, क्रिटिकली एग्जामिन यानी आलोचनात्मक परीक्षण करें, और कमेंट यानी टिप्पणी करें। और आखिर में हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाएंगे जिससे किसी भी सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा। तो आखिर ये टेल वर्ड्स हैं क्या चीज? इन्हें आप सवाल का जीपीएस समझ लीजिए। ये कोई सुझाव नहीं है, ये पक्के निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। ये बताते हैं कि जवाब को किस रास्ते पर ले जाना है, सोचने का एंगल क्या रखना है, और आपकी मंजिल मतलब आपका जो कंक्लूजन होगा वो कैसा दिखना चाहिए। जानते हैं ये इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ लिखने का तरीका नहीं बताते, ये सोचने का तरीका बताते हैं। ये एक कोड की तरह है, और जिस किसी ने भी इस कोड को क्रैक कर लिया, समझो उसे दूसरों पर एक जबरदस्त बढ़त मिल गई। फिर बात सिर्फ जानकारी देने की नहीं रह जाती, फिर आप ठीक वही जवाब देते हैं जो परीक्षक ढूंढ रहा है। चलिए, तो अब अपने टूल बॉक्स से पहला औजार निकालते हैं। एक ऐसा शब्द जो बार बार एग्जाम में दिखता है, इवैल्यूएट या मूल्यांकन करें। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसका एक बहुत ही खास मतलब है। जब भी कोई परीक्षक इवैल्यूएट करने को कहता है, तो वो चाहता है कि एक जज की कुर्सी पर बैठ जाया जाए। मतलब किसी भी विचार या पॉलिसी की कीमत को तौलना है। क्या वो सफल रही? उसकी कमजोरियां क्या थीं? उसका असर क्या हुआ? और सबसे जरूरी बात, हर फैसले के पीछे ठोस सबूत होने चाहिए, हवा में बात नहीं करनी। चलिए, एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए सवाल है, ग्रामीण गरीबी कम करने में MGNREGA की सफलता का मूल्यांकन करें। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल ये नहीं पूछ रहा कि मनरेगा क्या है। नहीं, सवाल पूछ रहा है कि मनरेगा कितना सफल रहा। यहां काम एक रिपोर्टर का नहीं, बल्कि एक एनालिस्ट का है। तो फिर ऐसे सवाल का जवाब कैसे देना है? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें संक्षेप में बताएंगे कि मनरेगा है क्या। फिर आएगा मेन बॉडी, जहां तराजू के दोनों पलड़ों को देखना है, यानी उसकी सफलताएं क्या हैं और उसकी विफलताएं क्या हैं, और हां, दोनों को डेटा के साथ सपोर्ट करना है। और आखिर में कंक्लूजन, जहां अपना फाइनल फैसला सुनाना है। एक बैलेंस मूल्यांकन, और हो सके तो भविष्य के लिए कुछ सुझाव। बस हो गया एक जबरदस्त जवाब तैयार। ठीक है, अब अपने टूल बॉक्स में अगला औजार देखते हैं। यह है क्रिटिकली एग्जामिन या आलोचनात्मक परीक्षण करें। यह शब्द एक तरह से एक निष्पक्ष बहस करने के लिए कहता है, जहां दोनों पक्षों की दलीलों को सुना जाता है। यहां काम एक वकील की तरह है, जिसे केस के दोनों साइड्स को पेश करना होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सिर्फ ये नहीं बताना कि क्या हुआ, बल्कि उसके फायदे और नुकसान दोनों का गहराई से विश्लेषण करना है। और फिर आखिर में सारे सबूतों को देखते हुए एक तर्कसंगत फैसले पर पहुंचना है। मान लीजिए सवाल आ गया, नीति आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि नीति आयोग का रिपोर्ट कार्ड बनाना है, उसके सफल प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स के बारे में भी लिखना है, और साथ ही ये भी बताना है कि वो कहां पर चुका या उसकी आलोचना किस बात पर होती है। इसका भी ब्लूप्रिंट एकदम सीधा है। इंट्रोडक्शन में नीति आयोग के बारे में बताइए, मेन बॉडी में कहानी के दोनों पहलू दिखाइए, उसकी जीत भी और उसकी हार भी, और आखिर में कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड फैसला दीजिए कि क्या ये एक कामयाब प्रयोग रहा है और भविष्य में इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प निर्देश पर, कमेंट या टिप्पणी करें। ये वो जगह है जहां परीक्षक अपनी आवाज उठाने का मौका देता है, लेकिन
रुकिए, इसमें एक छोटा सा पेच है। देखिए, कमेंट करने का मतलब सोशल मीडिया वाला कमेंट नहीं है जहां कोई कुछ भी लिख दे। यहां आपकी राय एक एक्सपर्ट की राय होनी चाहिए। कहने का मतलब है हर बात के पीछे एक ठोस तर्क, कोई फैक्ट या कोई उदाहरण होना जरूरी है। ये भावनाओं का नहीं, सबूतों का खेल है। जैसे ये सवाल देखिए, भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज के महत्व पर टिप्पणी करें। यहां परीक्षक ये नहीं पूछ रहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, वो जानना चाहता है कि उनके महत्व के बारे में क्या विचार हैं। क्या वे सिर्फ किताब में लिखे हुए कुछ शब्द हैं या हमारे लोकतंत्र के लिए वाकई जरूरी हैं? और जवाब का जो क्यों वाला हिस्सा है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? पहले तो संक्षेप में फंडामेंटल ड्यूटीज को समझा देंगे, फिर मेन बॉडी में उनके महत्व और शायद उनकी कुछ सीमाओं पर भी बात करेंगे, और फिर आएगा आखिरी हिस्सा, कंक्लूजन, जहां पूरे एनालिसिस के आधार पर अपनी सोची समझी राय पेश करनी होगी। यही मौका होता है परीक्षक को इम्प्रेस करने का। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे टूल बॉक्स में 3 बहुत पावरफुल औजार आ गए हैं। लेकिन असली कारीगर तो वही होता है ना, जो जानता हो कि किस काम के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं और एक मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएट और क्रिटिकली एग्जामिन के बीच का बारीक सा फर्क समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए, इवैल्यूएट करने में आप एक फिल्म क्रिटिक की तरह हैं जो आखिर में फिल्म को स्टार रेटिंग देता है, यानी सफल या असफल बताता है। जबकि क्रिटिकली एग्जामिन में आप एक डिबेट के मॉडरेटर हैं जो दोनों पक्षों को बराबर मौका देता है। ये बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन नंबरों पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो चलिए सारी बातों को एक जगह समेट लेते हैं। ये समझिए कि ये आपकी चीट शीट है। इवैल्यूएट का मतलब वैल्यू या सफलता पर फैसला सुनाना। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब कहानी के दोनों पहलू बताना, प्लस और माइनस। और कमेंट का मतलब सबूतों के साथ अपनी राय रखना। एक और बात, हर निर्देश के लिए कंक्लूजन का स्टाइल भी अलग है। इस ब्लूप्रिंट को बस दिमाग में बिठा लीजिए। तो आखिर में बात बस इतनी है कि इन निर्देशों को समझना सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक तरह की पावर है। ये एग्जाम हॉल में कंट्रोल और कॉन्फिडेंस देता है। इसके बाद आप सिर्फ रटी रटाई जानकारी नहीं लिख रहे होते, बल्कि एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह हर चाल सोच समझकर चल रहे होते हैं और ठीक वही जवाब दे रहे होते हैं जिसकी परीक्षक को तलाश है। तो ये जो जानकारी है, ये एक मास्टर की की तरह है। ये एग्जाम्स को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो अगली बार जब भी क्वेश्चन पेपर हाथ में आए, तो बाकी सब पढ़ने से पहले उस आखिरी शब्द, उस टेल वर्ड को ढूंढिएगा। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि जवाब मालूम है या नहीं, सवाल ये है कि क्या सही दरवाजा खोलना आता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अच्छा जवाब लिखना कई बार मुश्किल लगता है ना? अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ये बहुत लोगों की कहानी है। आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे बस कुछ शब्दों को समझने से स्कोर में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। ये हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। एक लंबा मुश्किल सा सवाल सामने आता है और दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है कि भाई आखिर परीक्षक पूछना क्या चाहता है। लेकिन इसका जवाब, जैसा कि अब पता चलेगा, हमेशा हमारी नजरों के ठीक सामने ही था। हाँ बिल्कुल, जो चाबी है ना, वो अक्सर सवाल के एकदम आखिरी शब्द में छुपी होती है। इन टेल वर्ड्स को, या जिन्हें हम डायरेक्टिव वर्ब्स कहते हैं, सिर्फ सुझाव मत समझिए। ये तो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये बताते हैं कि जवाब को बनाना कैसे है, किस स्ट्रक्चर में ढालना है। तो चलिए इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। हमारी पहली डायरेक्टिव वर्ब है डिस्कस, यानी चर्चा करें। अब देखिए, जब कोई सवाल डिस्कस करने को कहता है तो वो सिर्फ एक राय नहीं मांग रहा। वो चाहता है कि एक पूरी की पूरी बहस हो कागज पर, जो एकदम निष्पक्ष हो, बैलेंस्ड हो और जिसमें हर तरह के नजरिए शामिल हों। कहने का मतलब यह है कि बस एक साइड मत लीजिए। अगर किसी सरकारी योजना के सिर्फ फायदे ही गिना दिए तो वो चर्चा नहीं हुई, वो तो प्रचार हो गया। इसमें पक्ष में तर्क देने हैं, विपक्ष में तर्क देने हैं और जो बीच की बारीकियां हैं उन्हें भी सामने रखना है। और इसे करने का एक सीधा साधा फॉर्मूला है। सबसे पहले अपने तर्क, मतलब बहस के अलग अलग पहलू, फिर हर तर्क को मजबूत बनाइए ठोस तथ्यों और असल दुनिया के उदाहरणों से, और आखिर में इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक बैलेंस्ड निष्कर्ष के साथ अपनी बात को खत्म कीजिए। चलिए इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सवाल है, भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। तो यहां तर्क पेश होंगे, जैसे शिक्षा कैसे सामाजिक गतिशीलता को बढ़ा सकती है, लेकिन साथ ही वो मौजूदा असमानताओं को और मजबूत कैसे कर सकती है। फिर आप इसमें तथ्य देंगे, जैसे एनरोलमेंट रेट्स और सफल नीतियों के उदाहरण भी।
और जो निष्कर्ष होगा वो इन दोनों विरोधी बातों को तोड़कर एक सधा हुआ फैसला देगा। ठीक है, अब जरा गियर बदलते हैं। हमारा अगला शब्द है एग्जामिन, और ये एक बिल्कुल अलग सोच की मांग करता है। अगर डिस्कस एक डिबेट करवाने जैसा है, तो एग्जामिन एक फोरेंसिक जांच करने जैसा है। समझिए कि एक जासूस की तरह काम करना है, जो किसी मुद्दे के छिपे हुए कारणों और उसके दूर तक जाने वाले प्रभावों को खोद कर निकाल रहा है। यहां पर सारा खेल गहराई का है, चौड़ाई का नहीं। ये बता देना काफी नहीं है कि क्या हुआ, आपको पूरी घटनाओं की चेन को पीछे से ट्रेस करना होगा कि ये क्यों हुआ और इसके नतीजे क्या निकले। और हाँ, डिस्कस की ही तरह इसका भी एक साफ सुथरा फॉर्मूला है। शुरुआत होती है कारण से, मतलब इस घटना या ट्रेंड को शुरू किस चीज ने किया। फिर आते हैं इसके तत्काल प्रभाव पर, ठीक इसके बाद क्या हुआ। और फिर इस बात को खींचकर ले जाइए इसके लॉन्ग टर्म परिणामों तक। और आखिर में इस पूरी वजह और असर की चेन के आधार पर एक सोचा समझा फैसला या निष्कर्ष दीजिए। इस फर्क को समझना बहुत ही जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए, डिस्कस एक चौड़ा नजरिया मांगता है, जैसे कोई पैनल डिस्कशन चल रहा हो। वहीं एग्जामिन एक गहरा नजरिया मांगता है, जैसे कोई जासूस एक ही सुराग के पीछे पड़ा हो। एक में पूरा लैंडस्केप देखना है, दूसरे में माइक्रोस्कोप से। तो अगर सवाल आता है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण करें, तो शुरुआत होगी वैश्वीकरण को कारण के तौर पर पहचानने से। फिर इसके प्रभावों की जांच होगी, पॉजिटिव जैसे नई टेक्नोलॉजी का आना, और नेगेटिव जैसे बढ़ता हुआ कंपटीशन। और जो निष्कर्ष होगा वो एक बैलेंस्ड फैसला होगा कि भारतीय कृषि के लिए कुल मिलाकर ये अच्छा रहा या बुरा। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी कीवर्ड पर, एनालाइज, यानी विश्लेषण करें। तो देखिए, अगर डिस्कस एक बहस है और एग्जामिन एक जांच, तो एनालाइज समझिए किसी इंजन को पुर्जा पुर्जा खोलने जैसा है। एक जटिल चीज को लिया, उससे उसके अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा और फिर समझाया कि ये सारे पुर्जे मिलकर पूरी मशीन को चलाते कैसे हैं। यहां मुख्य काम है किसी भी टॉपिक को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद उन हिस्सों के बीच का रिश्ता क्या है और उन्हें एक साथ जोड़ने वाला लॉजिक क्या है, ये भी समझाना होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मशीन को खोलकर समझना कि कौन सा गियर अगले गियर को कैसे घुमा रहा है। तो जब भी एनालाइज शब्द दिखे, दिमाग में दो शब्द चमकने चाहिए, कैसे और क्यों। ये सिस्टम कैसे काम करता है और ये इसी तरह से क्यों काम करता है। अगर इन दो सवालों का जवाब दे दिया तो समझ लीजिए विश्लेषण हो गया। बस यही इसका सार है। जैसे अगर सवाल है भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों का विश्लेषण करें, तो इस समस्या को इसके टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारण। फिर यह समझाया जाएगा कि इनमें से हर एक कारण उस बड़ी समस्या में कैसे अपना रोल निभा रहा है और वे आपस में इस तरह से क्यों जुड़े हैं कि यह असंतुलन बना रहता है। तो हमने इन 3 पावरफुल वर्ब्स को एक एक करके समझ लिया है। अब वक्त है इन सबको एक साथ लाने का। चलिए एक ऐसा मास्टर ब्लूप्रिंट बनाते हैं जो किसी भी सवाल का सामना करने का कॉन्फिडेंस देगा। ये टेबल समझिए कि एक अल्टीमेट चीट शीट है। ये सब कुछ एक जगह समेट देती है। डिस्कस के लिए एक डिबेट करानी है, एग्जामिन के लिए एक जांच करनी है, और एनालाइज के लिए एक मशीन को खोलकर समझना है। हर काम के अपने अलग अलग हिस्से हैं और अब वो सब एक ही जगह पर हैं। तो अगली बार जब कोई परीक्षा का पेपर सामने हो तो उस आखिरी शब्द पर जूम इन करना है। याद रखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक साफ सुथरा निर्देश है, एक रोड मैप है जो एक बेहतरीन जवाब तक का रास्ता दिखा रहा है। अब कोड हमारे पास है, परीक्षक की भाषा समझ में आ चुकी है, तो अब सवाल ये नहीं है कि वो क्या पूछ रहे हैं। सवाल अब ये है, इस समझ और सफलता के कौन कौन से दरवाजे खुलने वाले हैं।